यूपी में पिछली बार की प्रचंड जीत को इस बार कायम रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है और इसके लिए वो ले आई है जिताऊ वोट का फॉर्मूला। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट, आप समझ जाएंगे हम क्या इशारा कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से जुड़ना और उसके 48 घंटे के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ जाने का प्लान, यानी डबल इंजन की सरकार और बीजेपी के ताकतवर संगठन ने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। आखिर एक ऐसी जीत की जंग ठहरी जो यूपी में बीते 36 साल से किसी पार्टी को नसीब हुई ही नहीं, यानी एक जीत को दोबारा दोहराना। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त दिखती है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 सीट जीत करके एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आखिर बीजेपी को क्यों लगता है कि उसकी जीत पक्की है? अगर ये एक चुनावी माहौल बनाना है तो भी जीत के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों को साथ रखा है। बीजेपी के मंडलवाद को इस तरह समझिए कि उसने गैर यादव पिछड़ी जातियों पर पूरा फोकस किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में ओबीसी के लिए 27% सीटों का आरक्षण पिछली जाति के वोटों को लुभाने के काम आ सकता है। उसी तरह अनुसूचित जातियों में गैर जाटव वोटों को बीजेपी ने 2014 के चुनावों से ही अपनी तरफ लामबंद कर लिया। अब बात कमंडल की करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। उसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल कॉरिडोर के जरिए वो हिंदू वोटों की डोर को पकड़ सकती है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी का प्रभाव सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों पर ही नहीं, करीब करीब सभी अगड़ी जातियों पर इसका असर दिखा। अब अगर हिंदुत्व का आधार देख लें, यानी हिंदुत्व की बात कर लें, तो उसका आधार और मजबूत हो जाता है। और अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया तो समझिए बीजेपी की बल्ले बल्ले। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्षी दलों को लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी खुद को मुसलमानों के रहनुमा की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को इशारों में बीजेपी भी पसंद करती है। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। बीजेपी ने अपने विजय रथ में अगर मंडल और कमंडल के पहियों को जोड़ा है तो एक पहिया विकास का भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को छापा गया है, यानी मोदी के विकास पुरुष वाली छवि को वोट बनाने में भुनाया जा सके। कल अयोध्या से पीएम मोदी का अन्नोत्सव की शुरुआत करना बताता है कि राम के साथ रोटी उनका चुनावी मुद्दा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। चुनाव में भले ही 7 महीने की देरी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर और विपक्ष का धीरे धीरे आक्रामक होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बजा रहा है। इसीलिए चुनाव से पहले की मनोवैज्ञानिक लड़ाई बीजेपी जीत लेना चाहती है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। तो ओवैसी की यूपी में एंट्री विपक्ष के लिए है खतरे की घंटी। कल एक और महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस यात्रा का मकसद विधानसभा की उन 60 से ज्यादा सीटों पर जीत की तैयारी है जिसे बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। इसी महीने में 1 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ और विंध्याचल के दौरे पर गए थे। बड़े नेताओं के यूपी पर फोकस के बीच बीजेपी की यूपी विजय का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ साध रही है। एक तरफ अलग अलग जातियों को जोड़ने की कोशिश, तो दूसरी तरफ
हिंदुत्व वाली पहचान को बनाए रखना। उस हिंदुत्व की पहचान का चेहरा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। और इन सामाजिक समीकरणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर जोर देने वाली छवि है। और वोट का गणित देखें तो ओवैसी का चुनाव लड़ना मुस्लिम वोटों में विभाजन कर सकता है और यह समाजवादी पार्टी के लिए घाटे का और बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। हालांकि विपक्षी दलों को लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी को बंगाल में मुंह की खानी पड़ी थी, वही हाल यूपी में भी हो सकता है। वैसे मायावती हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ही जीत का ताल ठोकने लगे हैं। और अखिलेश तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीटों वाली साइकिल की सरकार। 22 में बाइसिकल को विधानसभा तक पहुंचाने की चाहती अखिलेश ने हैंडल तो थाम लिया, लेकिन बीजेपी की वोट वाली तेज रफ्तार के सामने उनकी धीरे चलने वाली साइकिल क्या उन्हें सत्ता की मंजिल तक पहुंचा पाएगी? हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अखिलेश के इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है? योगी के मुकाबले उनका प्लान क्या है? सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कोरोना की दूसरी लहर की नाराजगी का फायदा, किसान आंदोलन, छोटी पार्टियों से गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जाति का नया फार्मूला। मुस्लिम यादव वोटों के साथ ब्राह्मण और दूसरे ओबीसी वोटों पर नजर। चुनावी फार्मूला तो ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए जमीन पर उतरना भी जरूरी है। अखिलेश साइकिल लेकर सड़क पर आए तो जरूर, लेकिन बीजेपी कह रही है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन अभी प्रदेश जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद लुभावने नारे पर चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों को विकास पसंद हो गया है। यूपी में अखिलेश अकेले नहीं है, कई पार्टियां हैं जो यूपी की सत्ता की बाट पिछले 5 साल से जो रही हैं। मायावती तो मैदान में उतर भी चुकी हैं, उस फार्मूले के साथ जिसने उन्हें यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, यानी अनुसूचित जाति, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट। हम लोग उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी दम से अकेले सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस भी यूपी में अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। 3 दशकों से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस को प्रियंका गांधी पर भरोसा है, लेकिन वो भरोसा कितना काम आएगा, देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।